हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू सागर बंसल एजुकेशन नेटवर्क जिज्ञासा। और कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत बेनिफिट उठा रहे हैं हमारी मैराथन क्लास का। तो आज सभी लोगों के लिए मैराथन क्लास नंबर 4 हाजिर है आपके सामने। चैप्टर वाई डू वी फॉल इल, क्लास 9th बायोलॉजी का। जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, सभी बच्चों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी बच्चे इन वीडियोस का बेनिफिट उठा पाएँ। बच्चे लोग 5 बच्चों को जरूर शेयर कीजिए और हमारी मुहिम सबसे नंबर ज़्यादा आपके आने चाहिए। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपकी मैराथन नंबर 4। चैप्टर है आपका वाई डू वी फॉल इल। नाउ बच्चे लोग, व्हाट इज हेल्थ। अगर हम वाई डू वी फॉल इल की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ क्या होती है। बच्चे लोग, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ क्या है आपकी? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी एक इंसान आपका फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होना चाहिए तो उसे हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, तो हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आदमी सिर्फ फिजिकली गुड हो, बट उसका एक पॉजिटिव आउटलुक भी होना चाहिए। वो आपका सोशली और मेंटली प्रेशर से मुक्त होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर ना मेंटली ना सोशली प्रेशर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो एक हेल्दी लाइफ साइकिल बनाने के लिए पर्सन को सबसे पहले क्या चाहिए? पर्सन को सबसे पहले बैलेंस डाइट चाहिए, संतुलित आहार, यानी कि उसी टाइम के बना हुआ खाना चाहिए जो बॉडी को क्या प्रदान करे? हेल्थ प्रदान करे। और साथ ही साथ पर्सन को एक्सरसाइज करनी चाहिए सुबह शाम। और हाँ, जितनी नींद चाहिए उतनी ही नींद पर्सन को चाहिए अपनी एक हेल्दी लाइफ साइकिल को बनाने के लिए। अब एक गुड हाइजीन को अगर आपको मेंटेन करना है, अगर एक गुड हाइजीन को आपको मेंटेन करना है, ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें चाहिए। आपको क्या चाहिए? बैलेंस डाइट चाहिए, आपको डेली एक्सरसाइज चाहिए और आपको एक इनफ स्लीप चाहिए, यानी कि जितने घंटे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है सोने के लिए उतने घंटे आपको सोना पड़ेगा। एक गुड हाइजीन के लिए आपको क्या करना होगा? ये सब चीज़ें आपको फुलफिल करनी होंगी। और साथ ही साथ अगर आपका गुड हाइजीन है तो आप इन्फेक्शन को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, इन्फेक्शन से बॉडी को बचा सकते हो। ठीक है बच्चे लोग, आगे चलते हैं। अब हमारी जो हेल्थ है वो सिर्फ बैलेंस डाइट से ही, वो सिर्फ बैलेंस डाइट के ना होने से ही खराब नहीं होती, बल्कि आपके डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से भी हमारी हेल्थ खराब हो सकती है। जैसे आपके वाटर बोर्न होते हैं, पानी से फैलने वाले, एयर से फैलने वाले, गंदे खाने से या खराब खाने से फैलने वाले, तो इससे भी हमारी हेल्थ खराब हो सकती है। ठीक है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, पैरासाइट्स हैं, तो इनसे हमारी बॉडी क्या कर जाती है? इन्फेक्ट कर जाती है। ठीक है, जैसे आपके जर्म्स है, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, अब बच्चे लोग, अगर हमें इन्फेक्शन से बचना है तो हमें अपना सराउंडिंग और अपना इन्वायरमेंट क्या रखना पड़ेगा? क्लीन रखना पड़ेगा और हाइजीन रखना पड़ेगा। पर्सनल हाइजीन और सोसाइटी हाइजीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब सपोज कीजिए अगर हीप ऑफ गार्बेज है, यानी कि कूड़े का ढेर, और आपका क्या है? ट्रैश लिटर्ड हियर एंड देयर, यानी कि जो नाली का जो कूड़ा है वो इधर उधर बह रहा है। आपका ओपन ड्रेन वाटर है। ओपन ड्रेन वाटर का मतलब क्या? नालियों का पानी खुला बह रहा है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे पुअर हेल्थ जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि जो पर्सन की जो हेल्थ है वो आपकी खराब होती चली जाएगी। तो पब्लिक क्लीनलीनेस जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है किसके लिए? एक इंडिविजुअल हेल्थ के लिए। यानी जो इंडिविजुअल की हेल्थ है वो किस पर डिपेंड करती है? सबसे ज़्यादा पब्लिक की क्लीनलीनेस के ऊपर। ठीक है बच्चे लोग, आगे चलें, चलिए। Now, what is the difference between healthy and disease free? हेल्दी और डिसीज फ्री में क्या डिफरेंस है बच्चे लोग? आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। हेल्दी का मतलब है फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होना चाहिए, पर डिसीज फ्री में आपका सिर्फ डिस्कम्फर्ट हो सकता है किसी बॉडी पार्ट्स में, पर पर्सन आपका डिसीज फ्री होगा। एक हेल्दी पर्सन आपका डिसीज फ्री होगा ही होगा, पर एक डिसीज फ्री पर्सन आपका हेल्दी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जो हेल्दी पर्सन है वो एनर्जेटिक होगा और वो अपने बॉडी फंक्शन को एज पर रिक्वायरमेंट क्या कर सकता है? ओबे कर सकता है।
पर जो परफॉर्मेंस है डिसीज फ्री पर्सन की, वो एनवायरनमेंट और पर्सनल एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि पर्सन काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिसीज फ्री। व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ गुड हेल्थ? सो व्हाट आर द कौन कौन सी कंडीशन है कि एक पर्सन की अच्छी सेहत हो सकती है? सबसे पहले प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल होना चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए आसपास, और एडुकेट और न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, यानी संतुलित और पौष्टिक आहार होना चाहिए। राइट बच्चों? नॉट डिसीज क्या होती है? डिसीज का मतलब क्या होता है कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं या हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो किसी भी वजह से क्या हो सकता है, किसी भी वजह से माल फंक्शनिंग। मेल फंक्शनिंग का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, कि जो परफॉर्मेंस होती है बॉडी पार्ट की वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है किसी भी वजह से, एंड दैट इज कॉल्ड डिसीज। हम बोलेंगे कि डिसीज हो गई है। राइट? तो हमारी जो ह्यूमन हेल्थ है वो किसी भी फैक्टर से क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। जैसे आपके दो फैक्टर्स होते हैं, तो आपका फैक्टर भी आ सकता है, कॉज भी आ सकता है और सोर्स भी आ सकता है। तो पहला है आपका इंट्रिंसिक और इंटरनल फैक्टर। तो इंट्रिंसिक फैक्टर भी आ सकते हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी आ सकते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपके? जैसे आपके एलर्जी, जेनेटिक डिसऑर्डर, हार्मोनल इम्बैलेंस, तो ये सब आपके इंट्रिंसिक और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो कॉजिंग ऑफ डिसीज है वो विद इन द ह्यूमन बॉडी होता है, तो उसे इंट्रिंसिक और इंटरनल फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ डिसीज बता रहा हूँ ह्यूमंस की, उनके कॉज और उनके एग्जांपल्स देखिएगा बच्चे लोग। तो जैसे आपका फिजिकल है, इन्फेक्शस है, डेफिशिएंसी है, मेंटल है, सोशल है। ठीक है, तो ये आपकी 5 टाइप्स की डिसीज होती हैं। ठीक है, इनका कॉज क्या क्या होता है? जैसे टेम्परेरी और परमानेंट डैमेज। तो फिजिकल में टेम्परेरी और परमानेंट डैमेज दोनों हो सकते हैं, जैसे बोन फ्रैक्चर। इन्फेक्शन में जैसे टाइफाइड, मलेरिया, एड्स, टीबी, पोलियो, कोलरा। डेफिशिएंसी में इनएडुकेट डाइट, यानी डाइट कंप्लीट ना होना, जैसे आपका गोइटर, बेरी स्कर्वी, ये सब आपके किसकी वजह से होते हैं? ये सब आपके इनएडुकेट डाइट की वजह से होते हैं। मेंटल यानी दिमागी, जैसे आपका ब्रेन डैमेज, और साइकोलॉजिकल डिप्रेशन है आपका। सोशल में जैसे सोशल इंटरेक्शन, हम लोग सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं फैमिलीज और फ्रेंड्स में, जैसे एल्कोहलिज्म है, स्मोकिंग है, ड्रग्स है। तो इस सोसाइटी से अपोज करने वाले ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ डिसीज हैं, तो ये भी आपका एक डिसीज में आता है आपका सोशली, जैसे आपका एल्कोहलिज्म, आपका स्मोकिंग और आपका ड्रग्स। इसके बाद आता है बच्चों आपका एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल फैक्टर, जो आपके एक्सटर्नल एजेंट्स या कॉज के वजह से होते हैं आपके अंदर डिसीज। जैसे आपका अनबैलेंस डाइट है, ठीक है, सही समय पर खाना और अच्छा खाना ना मिलना, वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से, प्रोटोजोन से, टोबैको से, अल्कोहल से, ड्रग्स से, तो इनसे आपके डिसीज क्रिएट हो सकती है। ठीक है, जैसे आपका ओबेसिटी है, नाइट ब्लाइंडनेस है, गॉटर है, फूड पॉइजनिंग है, डायरिया है, मलेरिया है, एड्स है, कोलरा है, टीबी है, रेबीज है, डेंगू है, जॉन्डिस है, स्किन डिसीज है। तो ये सब आपके एक्सटर्नल फैक्टर से डिसीज होती हैं। ठीक है, तो जो आपकी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोन से जो डिसीज होती हैं, ठीक है, ये आपके एक्सट्रिंसिक फैक्टर से होती हैं। तो ये आपके बॉडी पार्ट्स में एयर से, वाटर से, फूड से या दूसरे एनिमल से आपके बॉडी में ट्रांसमिट हो सकती हैं। जैसे इनएडुकेट डाइट से कौन कौन सी डिसीज हो सकती है आपकी? नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, स्कर्वी हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है। टोबैको, अल्कोहल और ड्रग्स से आपका जिनके हार्मफुल इफेक्ट जिसके हार्मफुल इफेक्ट आपके क्रॉनिक डिसीज की तरफ लेके जा सकते हैं, यानी कि हार्मफुल डिसीज की तरफ लेके जा सकते हैं। अभी कुछ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट डिसीज हैं बच्चे लोग। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट का मतलब है जिनके न्यूट्रिशन से बॉडी में कमी हो जाएगी। जैसे आपका प्रोटीन के डेफिशिएंसी से क्वाशोरकर डिसीज हो जाती है। विटामिन ए से आपका नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 से आपकी बेरी, विटामिन B2 से आपकी कैलोसिस, विटामिन B12 से आपकी एनीमिया, विटामिन C से आपकी स्कर्वी, ठीक है, विटामिन डी से आपकी रिकेट्स, विटामिन के से आपकी ब्लीडिंग डिसीज, और आपकी आयोडीन से गॉटर की डिसीज हो जाती है। तो ये आपकी डेफिशिएंट डिसीज हैं। ठीक है, यानी कि जिनकी डेफिशिएंसी से आपकी डिसीज बॉडी में उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ डिसीज, कितने टाइप की डिसीज होती हैं? सबसे पहले बच्चों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए,
तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे आपका कॉन्जेनिटल डिसीज है, कॉन्जेनिटल डिसीज कौन सी होती हैं, एक्वायर्ड कौन सी होती हैं, इन्फेक्शस और कम्युनिकेबल कौन सी होती हैं, नॉन इन्फेक्शस और नॉन कम्युनिकेबल कौन सी होती हैं, कॉन्टेजियस और डायरेक्ट ट्रांसमिशन, नॉन कॉन्टेजियस और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, डेफिशिएंसी डिसीज, मेटाबॉलिक डिसीज, डिजेनरेटिव डिसीज, मेटाबॉलिक एलर्जीज और इंजरी। ये आपके कुछ टाइप की डिसीज होती हैं जो हमें इन पार्ट्स में पढ़नी है। पढ़ते हैं बच्चे लोग एक एक करके। सबसे पहले आती है कॉन्जेनिटल डिसीज। तो कॉन्जेनिटल डिसीज वो डिसीज होती हैं जो आपकी बर्थ से होती हैं, जो बाय बर्थ होती हैं डिसीज, उन्हें कॉन्जेनिटल डिसीज बोला जाता है। तो ये आपकी तो ये जो डिसीज होती हैं जेनेटिक होती हैं, ठीक है, आसानी से क्योरेबल नहीं होती हैं। एक्वायर्ड डिसीज होती हैं, तो जो आपको एनवायरनमेंट के रेस्पॉन्स की वजह से आपको डिसीज मिलती है, उन्हें आप क्या बोलते हैं, उन्हें आप एक्वायर्ड डिसीज बोलते हैं। इन्फेक्शस डिसीज कौन सी होती है, जो इन्फेक्शन से फैलती हैं, सम बायोलॉजिकल एजेंट्स और पैथोजन से ट्रांसफर होती हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, तो इनसे इन्फेक्शन डिसीज ये ट्रांसमिट हो जाती हैं। ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फिजिकल कांटेक्ट, वाटर, एयर और इंसेक्ट से ये आपकी डिसीज फैल सकती हैं। नॉन इन्फेक्टेड डिसीज कौन सी होती हैं, जो एक से दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होती है, पर ये सीरियस डिसीज हो सकती हैं आपकी। ठीक है, जैसे आपकी लैक ऑफ न्यूट्रिएंट की वजह से हो जाए, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ टिश्यू की वजह से हो जाए, इंजरी हो जाए, एनी डैमेज टू एनी बॉडी पार्ट्स हो जाए एक्सीडेंट से, तो ये सब आपकी नॉन इन्फेक्टेड डिसीज होती हैं, यानी कि एक कदम दूसरे में उत्पन्न नहीं होगा। नाउ बच्चे लोग, डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शस एंड नॉन इन्फेक्शस डिसीज। इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस में क्या डिफरेंस होता है, अब हम ये पढ़ेंगे। ये आपका पैथोजन से होता है, यानी कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसमिट होती हैं। ये आपकी किसी भी फैक्टर से हो सकती है, बट वो पैथोजन से अलग होते हैं। तो इन्फेक्शस आपके एक्सटर्नल फैक्टर की, यानी कि एक्सटेंसिव फैक्टर्स की वजह से होती है। नॉन इन्फेक्शस आपके इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से होती है। तो ये आपकी एक डिसीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होती है इन्फेक्शस, पर नॉन इन्फेक्शस आपकी एक जैसे डिसीज है उससे दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होती। ठीक है, सो जो आपका ट्रांसमिशन है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ट्रांसमिशन होता है, पर यहाँ पे ट्रांसमिशन जो है आपका वो एब्सेंट होगा। जैसे आपका कोलरा है, कोल्ड है, टीबी है, तो ये आपकी कौन सी डिसीज होंगी, ये आपके इन्फेक्शन से फैलती हैं, तो ये आपकी इन्फेक्शन डिसीज होंगी। डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो ये आपकी नॉन इन्फेक्शन डिसीज होंगी, तो जिसे हैं ये उसे ही रहेंगी। इसके बाद आपका डिफरेंस आता है एक्यूट और क्रॉनिक में। एक्यूट डिसीज वो होते हैं जो छोटे समय के लिए होते हैं, कम समय के लिए होती हैं, तो ये आपकी बच्चे लोग एक्यूट डिसीज होती हैं। क्रॉनिक डिसीज आपकी कौन सी होती है, जो लंबे समय के लिए होती हैं, वो आपकी क्रॉनिक डिसीज होती हैं। कौन सी, क्रॉनिक। तो जो सिम्टम्स होते हैं एक्यूट डिसीजेस के, वो आपको जल्दी से विजिबल हो जाते हैं, पर जो सिम्टम्स होते हैं क्रॉनिक डिसीज के, वो आपको जल्दी से दिखाई नहीं देते, वो आपको मंथ और ईयर तक भी पहुंच जाते हैं उनके सिम्टम। जैसे कोल्ड है, कफ है, कोलरा है, तो ये आपकी एक्यूट डिसीज में काउंट आउट होते हैं। टीबी है, डायबिटीज है, कैंसर है, ये आपके क्रॉनिक डिसीज में आते हैं। नाउ डिसीज कॉज बाय इन्फेक्शियस एजेंट, जैसे वायरस है, वायरस से होने वाले डिसीज कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर, एड्स, चिकन पॉक्स। बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज टाइफाइड, फीवर, कॉलरा, टीबी, फूड पॉइजनिंग, स्किन इन्फेक्शन। फंगस से होने वाले जैसे एथलीट के फूट हैं, रिंग वॉर्म है, स्किन इन्फेक्शन है। प्रोटोजोआ जैसे मलेरिया है, स्लीपिंग सिकनेस है। वॉर्म से होने वाले एलिफेंटिसिस है। ठीक है, मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिसीज जैसे एयरबॉर्न, एयर से फैलने वाले जैसे कॉमन कोल्ड है, निमोनिया है, टीबी है, ये आपके स्नीजेस यानी कि छींकने और खांसने से फैल सकते हैं। वाटरबॉर्न डिसीज जैसे कोलरा है, हैजा, दीज डिसीज स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड वाटर। तो वाटरबॉर्न डिसीज जो कोलरा है वो आपके गंदे पानी से फैलते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जैसे कि सिफिलिस एंड एड्स, तो ये आपके पैथोजन से फैलते हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है बच्चे लोग, आप लोगों को समझ में आ रहा है सभी को? सो बच्चे लोग, जैसे कि आपको पता है कि
अभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज पड़ी जो आपके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेट बॉन्ड डिसीज। तो फॉर्मेट बॉन्ड डिसीज कौन सी होती हैं? जो आपकी किससे फैलती हैं? जैसे डोर हैंडल्स है, गंदे डोर हैंडल्स हैं, टैप्स है, गारमेंट्स है, करेंसी हैं। तो सबसे ज़्यादा बीमारी जो आपकी है वो फॉर्मेट बॉन्ड डिसीजेस से फैलती हैं। स्प्रेड ऑफ डिसीज थ्रू वेक्टर्स। अब वेक्टर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक जगह जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिसीजेस को लेके जाते हैं। जैसे कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, तो वो आपकी एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में डिसीज को लेके जा सकती हैं। तो वो होती है आपके स्प्रेड ऑफ डिसीज थ्रू वेक्टर। जैसे मलेरिया है तो वो हाउस फ्लाई क्या करती है, कैरी करती है उस डिसीज को। जैसे डायरिया है, कोलरा है, टीबी है। ऐसी सैंड फ्लाई है, सैंड फ्लाई कौन सी डिसीज को कैरी करती है? आपकी कालाजार को। बच्चे लोग ये आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन हो सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि डायरिया, कोलरा और टीबी ये आपके हाउस फ्लाई से फैल सकते हैं, और जो आपके कालाजार है, ब्लैक फीवर जिसे बोलते हैं, ये आपके सैंड फ्लाई से फैल सकता है। नाउ मीन्स ऑफ स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट ट्रांसमिशन। ऐसी डिसीज जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन से फैलती हैं, जैसे आपके कांटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने की वजह से एनिमल बाइट्स जैसे कि रेबीज। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन से कौन सी डिसीज फैलती हैं आपकी? जैसे फॉर्मेट बॉर्न डिसीज हमने पढ़े डोर के हैंडल से। एयर बॉर्न डिसीज पढ़े हमने, जैसे कॉमन कोल्ड है आपका, ठीक है। कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदे पानी और आपके खाने से हेपेटाइटिस फैल जाता है, ठीक है। तो ये आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन से डिसीज फैलने वाली है। इसके बाद साइंस और सिम्टम्स में क्या डिफरेंस होते हैं? सिम्टम आपको ये बताता है कि आपको कोई भी डिसीज होने वाली है। तो सिम्टम्स एक आपका कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होता है किसी डिसीज का। पर साइन आपको इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिसीज। पर साइन आपको ये बताता है कि आपके अंदर वही डिसीज है। सिम्टम्स जो होता है वो कलेक्टिव इंडिकेशन होता है बहुत सारे डिसीज का, बट साइन आपको ये बताता है कि आपको वही डिसीज है। तो हर साइन डिफरेंट डिसीज का डिफरेंट होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या कहलाया जाता है? प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ये कहता है कि देर आर टू वेज टू ट्रीट एन इन्फेक्शन डिसीजेज। इन्फेक्शन डिसीज को ट्रीट करने के आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहले क्या करें, हम डिसीज के इफेक्ट को कम करें, उसके बाद जो डिसीज का जो कॉज है उसे ख़त्म करें। सबसे पहले क्या काम करेंगे? सबसे पहले हमें एक ऐसा रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या चाहिए हमें कि जिससे जो सिम्टम्स हैं वो रिड्यूस कर जाएं, ठीक है। हम एक ऐसी मेडिसिन लेंगे जो क्या करे, जो फीवर को कम कर दे, पेन को कम कर दे, लूज मोशंस को कम कर दे, ठीक है। बेड रेस्ट लेंगे जिससे हमारी एनर्जी क्या रहे, कंजर्व रहे, हमारी एनर्जी बचा रहे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ऐसी दवाइयाँ खाएंगे जैसे जिससे कि जो बैक्टीरिया, जो इन्फेक्शन है उस पर हम कंट्रोल कर सकें, जिन्हें हम दवाई को बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। तो उसके बाद हम लोग एंटीबायोटिक्स का सेवन करेंगे, खाएंगे, जिससे जो इफेक्ट है डिसीज का वो ख़त्म होता चला जाए, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होती है, उनके फंक्शन क्या होते हैं, और कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम बताइए। तो एंटीबायोटिक्स आपके वो केमिकल्स होती हैं, आपकी एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ होती हैं जो मारती हैं और ब्लॉक करती हैं किसकी ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या पैथोजेंस की ग्रोथ को, उनकी लाइफ को क्या करती है, ख़त्म करती है, और जिससे कि ह्यूमन सेल्स जो होती हैं वो आपकी प्रोटेक्टेड होती चली जाती हैं। सॉरी। जैसे आपका पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, बच्चे लोग आपको दो नाम याद रखने हैं एंटीबायोटिक्स की, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज एंटीबायोटिक्स एंड नेम टू एंटीबायोटिक्स। तो आप लोग एंटीबायोटिक्स और पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन का नाम लिख देंगे। व्हाट आर द जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन डिसीज। तो आपको जनरल वेज लिखने हैं प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन डिसीज के, कौन कौन से तरीके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले पब्लिक हाइजीन। पब्लिक हाइजीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर एयरबॉर्न डिसीज को ख़त्म करना है तो हमें ऐसी जगह से हटना होगा जो ओवर क्राउडेड हो, ठीक है। वाटरबॉर्न डिसीज से प्रोटेक्ट करना है तो हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर पीना ही पीना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वेक्टरबॉर्न डिसीज से अगर हमें प्रोटेक्ट होना है तो हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना होगा, जिससे कि मॉस्किटो ब्रीडिंग या मच्छर का पनपना वहाँ पे बंद हो जाए, ठीक है बच्चे लोग। दैट नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेशल वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन डिसीज से प्रोटेक्ट करने के कुछ स्पेसिफिक तरीके हैं, वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले जो चिल्ड्रंस है उनका इम्यून सिस्टम मजबूत करना है, उनका इम्यून सिस्टम क्या करना है, मजबूत करना है। तो उन्हें वैक्सीनेटेड करना पड़ेगा, यानी कि उनके अंदर वैक्सीन लगानी पड़ेगी। तो एडवर्ड जेनर क्या थे, एडवर्ड जेनर ने एक वैक्सीन का आविष्कार करा। तो वैक्सीन एक क्या है, एंटीजन है जो इंजेक्ट करी जाती है, ठीक है, ताकि इम्यूनिटी बढ़ाई जा सके, किसी भी बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाई जा सके। ठीक है, ये मैंने आपके स्क्रीन पे कुछ वैक्सीन दिखाई है, उनसे ट्रीट होने वाली डिसीज बताइए, एज ग्रुप बताइए और सेफ्टी लेवल बताया कि कितना सेफ्टी लेवल उससे हो सकता है। जैसे डीपीटी है, डिप्थीरिया टेटनस, ये 1.5, 2.5 और 3.5 महीने के बच्चे को लगाई जाएगी। तो इसमें सेफ्टी लेवल है वो 90% सेफ्टी लेवल है। पोलियो, पॉलीमिलाइटिस, ठीक है, ये इन्फेंट यानी कि नए जन्मे बच्चे से 5 साल तक के बच्चे को लगाई जाती है। ठीक है, एज से 10 से 14 ईयर्स तक के बच्चे को लगाई जाएगी, राइट, जो आपकी बीसीजी होगी। पर पोलियो की जो है आपकी, वो इन्फेंट से 5 ईयर्स ऑफ एज तक लगाई जाएगी और जो इसमें सेफ्टी लेवल होगा वो आपका 100% का होगा। जो बीसीजी है दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ बैसिलस कैलमिटिक ग्यूरिन, ये टीबी की होती है आपकी, ये आपकी 10 से 14 साल तक के बच्चे को लगाई जाएगी और इसमें जो सेफ्टी लेवल होता है किसका, टीबी का, वो 70% या 70% होता है। नेक्स्ट इज बच्चे लोग, डिसीज कोज बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज सबसे पहले पढ़ेंगे मलेरिया। तो मलेरिया जो होता है वो एक प्रोटोजोआ से होती है डिसीज जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया जो डिसीज है वो एक प्रोटोजोआ से होती है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। जो आपकी ये डिसीज है वो आपकी एक इंसेक्ट वेक्टर यानी कि एक इंसेक्ट के काटने की वजह से, दैट इज द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से हो जाती है, जो ह्यूमन ब्लड के ऊपर फीड करते हैं, यानी कि इंसानी खून के ऊपर। तो कुछ क्वेश्चन याद रखिएगा, मलेरिया किससे होती है, प्लाज्मोडियम से होती है, यानी कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से होती है। इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, हेडेक होता है, मस्कुलर पेन होता है, हाई फीवर होता है, ठीक है, तो पर्सन जो होता है वो कोल्ड फील करता है, शिवर करता है, पसीने आते हैं, उसके बाद फिर हाई फीवर होता है, फास्टर रेस्पिरेशन होता है, तेज तेज सांसें लेता है और हार्ट बीट जो होती है वो बहुत तेजी से होती है बच्चे लोग। ठीक है, क्या प्रिवेंशन है इसका, कि मॉस्किटो बाइट से प्रोटेक्ट कीजिए। ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आप लोग जानते हैं। तो प्रिवेंशन पहले से कर लेनी चाहिए, मॉस्किटो ब्रीडिंग रोकनी चाहिए। ठीक है, इंसेक्ट रिपेलेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि ओडोमोस का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें मॉस्किटो नेट के अंदर सोना चाहिए, वायर गॉज जो लगे होने चाहिए डोर्स और विंडोज़ पे, ताकि मॉस्किटो की जो एंट्री है घर में वो रुक जाए। एक ड्रग होती है जिसका नाम है कुनीन, तो वो एक्सट्रैक्ट करती है क्या, जो कि चिंचोना ट्री से ली जाती है, तो वो आपके पर्सन को ट्रीट कर सकती है जो कि मलेरिया से सफ़र कर रहा है। ठीक है, तो कुनीन की गोली अगर उसका क्या करें, कुनीन की गोली अगर इस्तेमाल करें तो मलेरिया से प्रोटेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट डिसीज कॉज बाय वायरस, तो वायरस से होने वाली डिसीज सबसे पहले है आपकी इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा का दूसरा नाम होता है फ्लू। तो जो इन्फ्लुएंजा डिसीज है वो आपके मैक्सो वायरस से होती है, मैक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा से होती है। तो ये आपकी पर्सन टू पर्सन फैल सकती है, जैसे कि आपके स्नीजिंग है, कफिंग है, छींकना खांसने से फैल सकती है। क्या क्या सिम्टम होते हैं इसके, डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, तो नाक बहने लग जाएगी, स्नीजिंग, फीवर, हेडेक, कफिंग, जनरल वीकनेस, फीवर लास्ट फॉर 3 days इन अडल्ट, तो जो बुखार है वो आपके 3 दिन तक आपके शरीर में रह सकता है। क्या प्रिवेंशन करना है हमें इसका, हमें कैसे बचना है इससे, हमें फ्लू पेशेंट से बचना है, यानी कि जिन्हें फ्लू हो रहा है उनसे प्रोटेक्शन लेनी है, उनसे बचना है। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रोल, एमेंटेडिन और रिमेंटेडिन, ये आपकी 2 दवाइयाँ होती हैं, एमेंटेडिन और रिमेंटेडिन, जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं किससे, इन्फ्लुएंजा से, और अगर हम रेस्ट करेंगे तो रिकवरी आपकी जल्दी होगी। इसके बाद आती है बच्चों आपकी जॉन्डिस, जॉन्डिस या दूसरा नाम होता है इसकी हेपेटाइटिस। तो आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि जॉन्डिस किसकी डिसीज है, किस बॉडी पार्ट की डिसीज है, तो आप बोलेंगे जॉन्डिस और हेपेटाइटिस आपकी लीवर की डिसीज है। ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है बॉडी का लीवर। ठीक है,
तो जिसका इन्फ्लेमेशन जो है वो जॉन्डिस जो आपके डाइजेशन को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, यानी कि आपकी पाचन क्रिया को क्या कर देगा, बहुत ज़्यादा रोक देगा। तो कौन कौन से हेपेटाइटिस होते हैं, कौन कौन सी डिसीज हो सकती हैं, ABCDEF। ठीक है, तो एक तो आपकी DNA वायरस से होगी, बाकी सारी किससे होगी, RNA वायरस से होगी। ठीक है, ये ज़्यादातर जो पर्सन में फैलती है वो आपकी खाने या पानी से फैलती है, और हेपेटाइटिस वायरस के साथ तो ये मोस्टली आपके पानी या खाने से फैलेगी। ठीक है बच्चे लोग, आपको इसमें डीपली नहीं पढ़ना है ज़्यादा हेपेटाइटिस के बारे में। तो ये एक्यूट इन्फेक्शन डिसीज होती है, एक्यूट का मतलब जल्दी ठीक होने वाली डिसीज होती है, यंग अडल्ट में होती है ये आपकी। ठीक है, और ज़्यादातर कॉन्टामिनेटेड वाटर, कॉन्टामिनेटेड फूड और मिल्क से ये बच्चों में फैलती है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके, हाई टेम्परेचर यानी कि फीवर होगा, हेडेक होगा, फटीक यानी कि बॉडी आपकी डाउन डाउन रहेगी, वीक रहेगी, वॉमिटिंग होगी, उल्टियाँ होंगी, डार्क येलो यूरिन, तो जो यूरिन होगा वो डार्क येलो कलर का होगा। उसके बाद इरिटेटिंग रैशेज यानी कि बॉडी में रैशेज भी पड़ जाएंगे। इसके क्या प्रिवेंशन होते हैं, सबसे पहले जो घर में आप क्लोरीनेटेड पानी पिए, बॉइल्ड वाटर यानी कि गर्म करके पानी पिए। इसके बाद हेपेटाइटिस A की वैक्सीन हम लोग इस्तेमाल करें ताकि हम लोग इस डिसीज से क्या कर सकें, प्रोटेक्शन कर सकें। और इसके बाद अपने हाथों को बार बार धोएं, और अगर किसी पेशेंट को किसी पर्सन को अगर किसी पर्सन को हेपेटाइटिस है तो हम उससे क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। इसका कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले जिस पर्सन को जॉइंटिस है वो एडिक्वेट रेस्ट करे, यानी कि वो ठीक से क्या करे, रेस्ट करे। और उसके बाद क्या करें, हम लोग एक इंटरफेरॉन इंजेक्शन का इस्तेमाल करें। एक इंटरफेरॉन इंजेक्शन आता है जो हेपेटाइटिस से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, या बोले तो कंट्रोल करने में मदद करता है, और वो डॉक्टर की एडवाइस पे लगाया जाएगा। इसके बाद आता है बच्चों आपका हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है वो आपका इन्फेक्टेड ब्लड से फैलता है। इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके आपके कैंसर ऑफ लीवर हो सकता है, आपकी लीवर डिसीज हो सकती है, एंड सो ऑन। तो जो आपके हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो प्रिवेंट करेगी इस डिसीज़ को। ठीक है, इस डिसीज़ का नाम, हेपेटाइटिस बी का नाम ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस भी होता है, क्योंकि आपको पता है इन्फेक्टेड ब्लड से ये ट्रांसमिटेड होती है। तो हेपेटाइटिस बी का नाम ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस भी होता है, या सीरम हेपेटाइटिस। कौन कौन से नाम होते हैं हेपेटाइटिस बी के, ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस और सीरम हेपेटाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट इज रेबीज। रेबीज का दूसरा नाम होता है हाइड्रोफोबिया, यानी कि जो पर्सन है जिसे रेबीज हुआ है उसे पानी से डर लगेगा, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। तो ये आपके जंगली कुत्तों के काटने की वजह से, या आपके मॉन्कीज और कैट के काटने की वजह से भी आपका रेबीज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो रेबीज है वो सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि आपका क्विकली विजिबल नहीं होता है, 1 से 3 महीने के अंदर विजिबल होता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, सीवियर हेडेक यानी बहुत ज़्यादा दर्द होता है सिर में, हाई फीवर, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन और चेस्ट, तो छाती में दर्द होता है इसमें। तो जो इंसान है उसे पानी से डर लगता है, इसलिए इस डिसीज़ का नाम हाइड्रोफोबिया रखा गया है। ठीक है, प्रिवेंशन क्या है इसे, तो जिस जगह कुत्ते ने काटा है, या जिस जगह रैबिट डॉग ने या कैट ने काटा है उस जगह को साफ किया जाए क्लीन वाटर से, और सोप उसके ऊपर इमिडिएटली लगाई जाए, और एंटीसेप्टिक मेडिसिन का प्रयोग करें उस जगह कहाँ पे जहाँ पे डॉग ने या कुत्ते, जहाँ पे डॉग ने, कैट ने या बंदर ने काटा है। ठीक है, पेट डॉग्स जो होंगे घर के उन्हें वैक्सीनेटेड किया जाए एंटी रेबीज वैक्सीन से। जो घरों के पेट डॉग्स होते हैं उन्हें पहले से क्या करा जाए, उन्हें एंटी रेबीज वैक्सीन से वैक्सीनेटेड किया जाए। क्या कंट्रोल है इसके, पेस्टो ट्रीटमेंट इसका कंट्रोल है क्या, जो कि आपको पता है 14 वैक्सीन, 14 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, 14 वैक्सीन लगाई जाती हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज। ठीक है, आज 5 एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जाती हैं उसी दिन, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 14 दिन बाद और 30 दिन बाद डॉग बाइट के। ये आपके प्रिस्क्रिप्शन है किसका, पेस्टो ट्रीटमेंट का। और आज 5 एंटी रेबीज वैक्सीन लगाए जाते हैं उसी दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन और 30वें दिन कुत्ते के काटने के। नाउ एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। ये एक वायरस से होती है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो
तो जो एड्स है वो ह्यूमन के वाइट ब्लड सेल पर अटैक करती है, जो आपके सोल्जर ऑफ द सेल होती हैं, यानी कि जो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से, डिसीज पे, उन्हीं पे ये क्या करती है, अटैक करती है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन की बॉडी की इम्यूनिटी है वो ख़त्म हो जाती है। इससे डेथ भी हो सकती है पर्सन की, ठीक है, क्योंकि अटैक ऑफ पैथोजन जो है वो बढ़ता चला जाता है और ये डिसीज जो है वो ईजिली क्योरेबल नहीं है। तो ये आपके इन्फेक्टेड नीडल से, सुइयों से फैल सकती है, ठीक है। ये आपके पर्सन के अंदर बर्थ से भी हो सकती है, ठीक है। ये आपका ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड कॉन्टेमिनेटेड विद एड्स वायरस, तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से भी हो सकता है जिससे पहले से ही एड्स वायरस हो, ठीक है। इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपका रेगुलर फीवर, रोजाना बुखार रहना, स्वेटिंग एट नाइट, रात को पसीने आना, वेट लॉस, लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी का जाना, एबिलिटी टू क्लियर थिंकिंग, यानी कि सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाती है इसमें। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, तो जो बार्बर शॉप पे जो रेजर होता है उसे बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। पर्सन को एजुकेट करो एड्स ट्रांसमिशन के लिए, जो सिरिंजेस आती हैं वो डिस्पोजेबल होनी चाहिए, यानी कि यूज़ करने के बाद फेंक देनी चाहिए, ठीक है। जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने से पहले एक जने से दूसरे जने में पहले ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि जिस पर्सन का ब्लड ले रहे हैं उसे पहले से HIV तो नहीं है। इसके बाद आता है आपका पोलियो और पॉलीमाइथेलाइटिस, ठीक है। पोलियो जो होती है वो आपके नर्वस सिस्टम की डिसीज होती है, जो आपकी पोलियो वायरस से होती है। तो जो वायरस है वो आपका फूड या वाटर के थ्रू आपका इंटेस्टाइन में जाता है और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, खराब चौक करना या बंद करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये जो मोटर नर्व सेल होती है स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये मेनली जो है वो आपके पैरों को अफेक्ट करता है। किसे अफेक्ट करता है, आपके पैरों को अफेक्ट करता है, ठीक है। मेनली ये 3 मंथ से 6 महीने के बच्चे के अंदर, या बोले तो 3 महीने से 6 साल तक के बच्चे के अंदर ये ज़्यादातर पाया जाता है। क्या, पोलियो। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं कि जो पर्सन है वो फीवर से, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी, मस्कुलर पेन, मसल्स में दर्द होना, और स्टिफनेस इन नेक यानी कि नेक में खिंचाव होना, ये इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। और डिफॉर्मिटी यानी जिस भी पार्ट्स में आप पोलियो हुआ है तो वो पार्ट में डिफॉर्मिटी आ जाएगी, वो पार्ट छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके क्या प्रिवेंशन है, इसके प्रिवेंशन है कंप्लीट रेस्ट, तो रेस्ट करेगा पर्सन, फिजियोथेरेपी लेगा जिससे कि पोलियो वायरस अटैक से बचा जा सके या कम करा जा सके। एक्सरसाइजिंग ऑफ लेग्स इज डन टू रिड्यूस द पैरालिटिक इफेक्ट, तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से क्या होगा, जो पैरालिटिक इफेक्ट है वो कम हो सकता है। OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाए किसी चिल्ड्रन को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग OPV दी जाए, यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाए बच्चे को। अब इसके बाद पढ़ते हैं व्हाट इज PPIP, दैट इज पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज द लार्जेस्ट सिंगल डे पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत बच्चों को क्या पिलाई जाएगी, पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, ठीक है, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो सभी बच्चों को ये डोज दिया जाएगा एज पर NIS, दैट इज नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ये आप लोग इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, किस किस की, OPV की, PPIP की और आप NIS की। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो पोलियो की दवाई है वो 3 ड्रॉप दी जाएगी, यानी कि 0.5 ml, कितने मंथ के बच्चे को, 1.5 मंथ के बच्चे को, 2.5 मंथ के बच्चे को और 3.5 मंथ के बच्चे को, ये आपकी NIS के अकॉर्डिंग जो पोलियो की दवाई है वो दी जाएगी, ठीक है बच्चे लोग। इसके बाद जो PPIP प्रोग्राम है वो सबसे पहले आपका 1995 दिसंबर में किया गया था। इसका एम क्या होता है वो तो आपको समझ ही आ रहा है। इसका क्या एम होगा कि सभी पर्सन को क्या दी जाए, सभी पर्सन या सभी बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाए, ठीक है, ताकि जो पोलियो का अटैक है बच्चों के ऊपर से वो कम हो पाए, राइट। आई होप आप सभी बच्चों को ये चैप्टर क्लियर हो रहा है, ठीक है। हमारा प्रयास जो है सभी बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाना, ये मेरा प्रयास फुलफिल हो रहा है। बच्चे लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और 5 बच्चों को शेयर जरूर कीजिएगा जिज्ञासा के लिए। नाउ डिसीज कॉज बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज, सबसे पहले TB दैट इज ट्यूबरक्लोसिस।
तो ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, याद रखेंगे इसका नाम। ये बैक्टीरिया जो है वो एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसका नाम है ट्यूबरक्युलिन। तो ट्यूबरक्युलिन क्या करता है, सारे बॉडी पार्ट्स को, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करता है बॉडी के, जैसे लंग्स है, बोन्स है, इंटेस्टाइन है, इन्हें क्या करता है, इन पर अटैक करता है। ठीक है, इनहेलिंग इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, तो ये ज़्यादातर जो होता है वो आपका इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स के इनहेल करने से, जैसे कफिंग है, स्नीजिंग है, स्प्लिटिंग, थूक देता है पेशेंट, तो उसकी वजह से भी टीबी का जो अटैक है वो बढ़ जाता है। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, जो पेशेंट है आपका वो क्या करेगा, वीक फील करेगा, उसका जो वेट है वो कम हो जाएगा। टिपिकल फीवर पैटर्न, यानी कि एक फीवर का पैटर्न होगा, पहले उतरेगा फिर चढ़ेगा, फिर उतरेगा फिर चढ़ेगा। नाइट स्वेटर ऑल्सो कॉमन, यानी कि जो पर्सन है वो स्वेटिंग रात में होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके क्या प्रिवेंशन है, पहले से बचाव क्या है इसके, पब्लिक हेल्थ मेजर्स, यानी कि पब्लिक हेल्थ हाइजीन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवर क्राउडिंग से दूर रहें, यानी कि क्राउडेड एरिया से दूर रहें। और इम्यूनाइजेशन ऑफ बीसीजी, बचपन से ही बीसीजी का वैक्सीन लगाना जरूरी है ताकि इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। और बीसीजी के फुल फॉर्म याद करेंगे बच्चे लोग, बैसिलस कैलमेटिक ग्यूरिन, आपकी स्क्रीन पे भी लिखी है, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। कंट्रोल क्या है इसका, जो ड्रग्स हैं यानी कि जो दवाइयाँ वो लेनी चाहिए इसकी, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, पायराजिनामाइड है, इथेम्बुटोल है, रिफेम्पिसिन है, आरएमपी, तो ये दवाइयाँ होती हैं, ये ड्रग्स होती है, केमिकल्स होते हैं जो आपको किससे बचाएंगे, जो आपको टाइफाइड को ठीक करने में मदद करेंगे। इसके बाद कोलरा, दैट इज हैजा। हैजा आपकी कौन सी दवाई है, कौन सी बीमारी है हैजा आपकी, दैट इज एक्यूटली इन्फेक्शस कॉमन ड्यूरिंग ओवर क्राउडेड। जैसे आपके ओवर क्राउडेड फेयर्स होते हैं, ठीक है, फेयर्स देखे आप लोगों ने, जैसे मेले होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, फ्लड्स के बाद का जो टाइम होता है, इनमें आपका कोलरा सबसे ज़्यादा फैलता है। ये एक बैक्टीरिया से होते हैं जिसका नाम है विब्रियो कॉलरी। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम याद रखेंगे कोलरा का, विब्रियो कॉलरी। जो ये आपका जो कोलरा है वो किससे फैलता है, ये आपका कॉन्टामिनेटेड वाटर, यानी कि गंदे पानी से, फ्लाइज से, मॉस्किटोज से, गंदे फूड से। जब सैनिटेशन यानी कि जो नालियाँ हैं वो प्रॉपर नहीं बनी हुई होंगी तो ये आपका कोलरा बहुत जल्दी फैलेगा। इसका क्या क्या सिम्टम्स है, एफर्टलेस वॉमिटिंग, यानी कि उल्टियाँ होती रहेंगी। जो पेशेंट की आइज़ हैं वो बड़ी बड़ी हो जाएंगी जब खांसते रहेंगे, छींकते रहेंगे, उल्टी होती रहेगी। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होना। वेट लॉस, वेट का कम हो जाना। और मस्कुलर क्रैम्प्स, हाथ पैरों में दर्द होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नाउ प्रिवेंशन, कैसे इसे प्रिवेंट करेंगे, तो घर में बॉइल्ड वाटर पिएं और जो खाना है उबला हुआ खाना खाएं ताकि जो कोलरा का जो डिसीज़ है वो आपका वो ना हो। ठीक है, गुड सैनिटेशन जो होनी चाहिए वो सोसाइटी में अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद कैसे कंट्रोल करेंगे इसे, जो एक मार्केट में आपका ORS आता है जिसे वो क्या बोलते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, WHO ORS आता है, तो ORS स्टैंड फॉर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसे इस्तेमाल किया जाए, इसके सेवन से आपके जो कोलरा है वो आपका प्रोटेक्ट किया जा सकता है या बचाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसके अंदर बच्चे लोग क्या क्या होता है ये आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सोडियम क्लोराइड, नमक कितना होता है, बेकिंग सोडा कितना होता है, पोटेशियम क्लोराइड कितना होता है, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये पढ़ना है कि ORS जो है वो दिया जाता है कोलरा के होने वाले डिसीज़ वाले इंसान को। ठीक है, एंटीबायोटिक्स की दवाई है कौन सी, टेट्रासिलाइन। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा जो कि कोलरा के बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है। ठीक है बच्चे लोग, नेक्स्ट डिसीज इज टाइफाइड। तो टाइफाइड जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है इंसानों में 1 से 15 साल तक के बच्चे को। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया से होता है टाइफाइड जिसका नाम है सैल्मोनीला टाइफाई। ठीक है, जो आपके इंटेस्टाइन को अटैक करता है। ठीक है, जो इन्फेक्शन है वो आपका फूड से, मिल्क से और गंदे पानी से फैलता है। ठीक है, वो आपके पेशेंट से दूसरे पर्सन में भी ट्रांसमिट आपका हो सकता है बच्चे लोग। तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, हेडेक है, फीवर है। ठीक है, ये आपका फीवर बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, ये आपका जो फीवर है वो आपका फीवर बढ़ता जाएगा। सो बच्चे लोग देखिए, ऐसा है कि ये आपके कुछ डिसीज थे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट। तो इसमें जो बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ हैं वो हम कौन कौन सी पढ़ रहे हैं, जैसे आपके कौन कौन सी डिसीज़ हमने पढ़ी हैं, हमने ट्यूबरक्लोसिस पढ़ा है,
कोलरा पढ़ा है और आपका टाइफाइड पढ़ा है। तो टाइफाइड के प्रिवेंशन हम लोग कर सकते हैं, पहले से सेफ्टी कर सकते हैं, ठीक है। ओवर क्राउडिंग वाले एरिया में नहीं जाएंगे, पब्लिक हाइजीन रखेंगे, पर्सनल हाइजीन रखेंगे, जिससे कि हम लोग किससे प्रोटेक्टेड रह सकें, जिससे कि हम लोग डिसीज से प्रोटेक्टेड रह सकें। सो बच्चे लोग ये थे आपके इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट किसके, व्हाई डू वी फॉल इल के। इतना ही आपको चैप्टर के लिए पढ़ना है, और दूसरे शब्द में कहूँ तो इतना ही बच्चे आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, अपने एग्जाम्स के लिए। इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चे लोग। सो अगर आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया है तो बच्चे लोग इस वीडियो को 5 जनों को जरूर भेजिए, बार बार भेजिए, सभी बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ, बेटर पढ़ पाएँ, ठीक है। सारी थ्योरी वो लोग कंप्लीट कर लें। हम लोग जल्दी से स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट मैराथन, जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स, आपके क्वेश्चन आंसर, आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बायोलॉजी के डायग्राम्स, सभी हम लोग इसी आपके आपके अपने चैनल जिज्ञासा क्लासेस पे करेंगे। सो जुड़े रहिए और मेरे साथ बोलिए, जिज्ञासा है तो मुमकिन है। हम लोग सारे चैप्टर यहीं की यहीं कंप्लीट करेंगे। यहाँ से मेरे घर से सीधा आपके घर में सारे चैप्टर्स बहुत जल्दी से पहुँच रहे हैं और पहुँचेंगे। गुड लक, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट मैराथन में। ऑल द बेस्ट, हैव जिज्ञासा स्टूडेंट्स।